के तौर पे प्रूव किया तो हमारी जो ये जो थी हमारे हिस्टामिन था, थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स थे, हमारे इंटीग्राइन सेल जो थे अल्फा सेल और बीटा सेल, वहाँ पे इसने काम किया। तो इस तरह जो हमारी मेनिंजाइटिस हो गया, कार्डिक जो हमारी फर्स्ट लेयर है पेरिकार्डाइटिस जो लेयर है, उसकी वजह से अगर हमारा जो है क्या कहते हैं वो दो प्रोटीन्स होती हैं हमारे हार्ट पे, मेरे ब्रेन से निकल गई अभी अल्फा प्रोटीन नहीं, अल्फा प्रोटीन जैसे थी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो दोनों जो प्रोटीन्स हैं, एक आई होती है और एक जो होती है वो दो प्रोटीन्स हैं, वो दोनों प्रोटीन जब प्रोड्यूस होती है, अगर आई प्रोड्यूस होता है तो हमारी वो फर्स्ट स्टेज है हार्ट अटैक। तो जब आई प्रोड्यूस हो रही होती है प्रोटीन, तो उस वक्त जो है हमारी एपोनाइट काम कर रही होती है। लेकिन जब दूसरी प्रोटीन जो है वो स्टार्ट होती है, ये लैब के अंदर दोनों ही होती है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जेन से शायद आ जाए। तो ये दोनों जो है प्रोटीन, इन पे सबसे आईजी नहीं सर, आईजी वो तो दूसरी चीज है सर, ये बेसिक सॉरी इंजाइम है। आई नहीं सर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और मैं अक्सर करवाता हूँ, लेकिन अभी सडनली जेन से निकल गए। तो नहीं सर, वो CRP नहीं, ये वो नहीं है, मैं आपको ये लेटेस्ट चीज़ें हैं। तो ये दोनों प्रोटीन ऐसी हैं कि आप बगैर ECG के अगर आप ये दोनों प्रोटीन करवाते हैं टेस्ट लैब के अंदर, तो आपकी आई प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव आ जाती है, तो आप आंखें बंद करके एकोनाइट दे दें, आपका केस जो है वो कार्डिक से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो टी प्रोटीन में चला जाता है, वो अगर पॉजिटिव आना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी जो है ना वो आर्निका पे केस चला जाता है, तो आप आर्निका में चले जाएंगे, क्योंकि वो डीप पैथोलॉजिकल चेंजिंग में आ जाता है। तो लेकिन जो आई है हमारी, वो जो प्रोटीन इंजाइम है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, तो हमारा जो ना पहली जो दवाई ट्रॉप आई और ट्रॉप जो वो दोनों प्रोटीन है। ये ट्रॉप टी और ट्रॉप आई जो ट्रोपोरेंट यही है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, इनमें ट्रॉप आई और ट्रॉप टी जो हम करवाते हैं, पहला हमारा जो टेस्ट है वो हमारा ट्रॉप आई होता है। ट्रॉप आई के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है, हमारी ट्रॉप आई जो इंजाइम है वो बढ़ना शुरू हो गया है, और ये कब बढ़ेगा? अब हार्ट अटैक जैसे ही स्टार्ट होना है, मतलब कि अगर 5 घंटे बाद होना है, तो 5 घंटे के पहले आपके ये पेन स्टार्ट हो गया है, उसकी आंखों में चक्कर वर्टिगो शुरू हो गए हैं, और इस तरह के साइन जो कार्डिक हार्ट अटैक के होते हैं वो आना शुरू हो गया। तो वहाँ पे जो पहली जो रेमेडी है जो हमारी इंटीग्राइन सेल्स पे काम करती है, वो ट्रॉप टी और ट्रॉप आई जो है, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट दोनों टेस्ट हैं। अगर आपका हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को, फिर आप ट्रॉप आई नहीं करवाते, फिर आप ट्रॉप टी करवाते हैं, क्योंकि ट्रॉप टी जो है वो हार्ट अटैक के जब स्टार्ट हुआ था, हार्ट अटैक जब होने तक, वहाँ जो ना वो ट्रॉप आई लो होना शुरू होता है, ट्रॉप टी बढ़ना शुरू होता है। ट्रॉप टी जो होता है ये फिर बढ़ता है कोई 6 घंटे तक। 6 घंटे के बाद जो है उसका हार्ट अटैक होता है। अब जब हार्ट अटैक हो गया, फिर ट्रॉप आई आपका जब वो नॉर्मल आएगा, ट्रॉप टी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम कार्डिक एंजाइम भी करवाते हैं। तो कार्डिक एंजाइम जो होता है उसमें हमारा CKMB वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा। AST इसके साथ हम करवाते हैं, लीवर का AST भी, क्योंकि ये भी एंजाइम है, और लीवर का जो एंजाइम डिस्टर्ब कर रहा है आपकी ट्रॉप टी को। तो इस तरह आपके AST, CKMB और ट्रॉप टी, ये तीनों जो सीक्वेंस है आपका, ये कार्डिक आपकी जो लेयर है पेरिकार्डाइटिस, उस पे जो है ना वो सबसे ज़्यादा वर्क होता है, और वहाँ पे जो है ना वो फंक्शनल चेंजिंग आती है। जो फंक्शनल चेंजिंग आती है उसमें यही 3 टेस्ट होते हैं, CKMB और AST और ट्रॉप टी। और इससे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो ट्रॉप आई होता है, और जब ट्रॉप आई बढ़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर एकोनाइट जो है वो सबसे बेटर करता है। लेकिन जब आपका ट्रॉप टी जो बढ़ गया है, तो फिर एकोनाइट नहीं आते।
यहाँ पे एकोनाइट का फंक्शन खत्म हो जाता है। एकोनाइट क्योंकि वो जो हमारी जो पेरिकार्डाइटिस है उसकी इन्फ्लेमेशन के बाद जो अगली स्टेज स्टार्ट होती है वो उसकी पैथोलॉजिकल चेंजिंग की होती है। उसमें भी हो सकता है आपकी आर्टरी ब्रस्ट हो गई हो, में भी हो सकता है आपके वाल जो है वो ब्लॉक हो गया हो या कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पर जो डेथ कैसे कॉज करेगी? क्या क्या ना आप सेकंड स्टेज पे देंगे या वल्वुलर डिजीज में देंगे तो डेथ कॉज करेगी। वाल्वुलर डिजीज में जब आप उसका TEE करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कार्डियक का, तो जब वो आप करवाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि इसका जो ना वाल्वुलर जो है वाल वो ब्लॉक है, वो बढ़ के ट्रॉफी होगी है या उसके अंदर दूसरी पैथोलॉजिकल चेंजिंग आ गई। अगर पैथोलॉजिकल चेंजिंग आ गई है तो फिर आपकी एकोनाइट, अगर पैथोलॉजिकल चेंजिंग नहीं है तो फिर आपकी जो ना वो एकोनाइट मेडिसिन है। अगर पैथोलॉजिकल चेंजिंग आप देंगे तो पेशेंट जो है वो डेथ वेयर ऑफ एक्शन क्या है? वेयर ऑफ एक्शन ये है इसका कि जब आप ट्रॉप टी जो है ट्रॉप टी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ट्रॉप टी में ये होता है कि आपकी जो ना ये क्या नाम है प्लेलेट्स टी सेलेक्टाइन प्रोटीन जो है, ये टी सेलेक्टाइन प्रोटीन जो पहला फंक्शन है ये प्लेलेट्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। तो टी सेलेक्टाइन प्रोटीन जो बेसिक होती है ये आपके ट्रॉप आई तक को काम करती है। वहाँ पर आगे ये जब ब्रेक होना शुरू हो जाती है तो साथ ही सेल जो है हमारे सेल के अंदर वो जो पहली इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन थी वो ख़त्म हो जाती है। इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन के बाद जो अगली स्टेज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट थी कंस्ट्रक्शन की सेल के अंदर। कंस्ट्रक्शन मीन के आपका सेल जो है वो बढ़ता है या कम होता है। कमी या ज्यादती जब सेल के अंदर शुरू हो जाएगी तो फिर हमारी जो है वो डेथ का अगला स्टेज फिर आ जाएगी, फिर थर्ड स्टेज आएगी। वो तीनों स्टेज करने के बाद होता है। मे भी हो सकता है आपका हिस्टामिन जो है किसी फूड पॉइजनिंग की वजह से बढ़े, खुराक की वजह से हो रहा है, हो सकता है। बाद लोगों को चावल से एलर्जी होती है, बाद लोगों को किसी और से एलर्जी होती है। तो वो जो एलर्जिक रिएक्शन फूड के होते हैं उनके अंदर जो है ना वो जो होते हैं वहाँ पर जो हिस्टामिन बढ़ता है वहाँ वो सेल के अंदर नहीं होता, बल्कि आपकी जो सीरियस मेम्ब्रेन है वहाँ नहीं होता। ये क्या है डीप पैथोलॉजी जेनेटिकली हो सकता है, और जेनेटिकली जो चेंजिंग आती हैं वहाँ पर अगर एक्यूटनेस आ जाए तो वो डायरेक्टली आपके जो होती हैं ये इंटेग्राइन अल्फा सेल और बीटा सेल जो होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वो 8 नहीं रहती, वो 8 से बढ़ के आपके 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 8, 9, 10 जैसे ही वो इंटेग्राइन जो होती है वर्क करना शुरू करेगी, 8 और 9, 10 सेल जब बनते हैं तो वहाँ पर जाके जो हमारी डेथ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। उसमें काज बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जो एकोनाइट है ये क्या करती है, जब आपके फंक्शनल चेंजिंग आ गई है तो फंक्शन चेंजिंग में क्या करेगी, जो आपके जो अल्फा सेल और बीटा सेल ये जो सेल थे 8 और 8 ये आपके नॉर्मल रहने चाहिए थे, क्योंकि अब ये बढ़ गए हैं। अब जो 8 तो नहीं ना रहे, 8 से ज़्यादा हो गए। जब 8 से ज़्यादा हो गए वहाँ पर ये सबसे जो आपके वाल्वुलर पे ये काम ये करते हैं कि आपके जो वाल है उनके अंदर थिकनेस प्रोड्यूस करें, ठीक है, वो थिकनेस प्रोड्यूस करें और आपके कार्डियक को बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन कम नहीं होती, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे वो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो आपका सबब कर देती है हार्ट अटैक से फिर वो डेथ। तो अगर हम जो हमारी अल्फा सेल और बीटा सेल है उनको हमारे 8 है, हम लैब के अंदर चेक करते हैं वो 8 सेल है तो फिर तो आपकी एकोनाइट डेथ के मुंह से बचा सकती है। लेकिन अगर वो बढ़ जाए, हम क्योंकि लैब हमारी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे टेस्ट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो लिहाजा आप टाइम भी नहीं होता, ट्रेंड भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता आज के पेशेंट के पास ना क्या टेस्ट करवाने। हाँ जी, तो वो टाइम है तो फिर हम ये करते हैं कि इसके ट्रॉप टी और ट्रॉप आई करवाते हैं। अगर ट्रॉप टी बढ़ गया तो मैं वहाँ एकोनाइट जो है वो स्टॉप कर लेता हूँ। मैं ट्रॉप टी में जब पॉजिटिव आता है तो फिर एकोनाइट नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक तो ट्रॉप आई ने करना था, जब ट्रॉप आई एंजाइम बढ़ रहा था
वो एक लेवल पे गया और उसका वहाँ पे जाके जैसे उसने उससे ज़्यादा पढ़ना शुरू हुआ तो ट्रॉप आई ने काम शुरू कर दिया। ट्रॉप आई जो है, जो ट्रॉप आपका आई है ये प्रोड्यूस होता है आपके जो कार्डिक मसल्स हैं वहाँ से, और ट्रॉप टी जो है ये आपके कार्डिक मसल के साथ साथ आपके लीवर से भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से ये होता है कि लीवर जो है आपका उसमें जो आपके होते हैं थ्रोम्बिन फैक्टर वो भी काम कर रहे थे। थ्रोम्बिन फैक्टर जो है बेसिक वो क्लॉटिंग करते हैं। तो क्लॉटिंग अगर वो होनी शुरू हो गई है तो वो क्लॉटिंग कहीं भी आपको कुछ डिस्टर्बेंस कर सकती है। वो वाल के अंदर अभी कर सकती है, आर्टरी के अंदर भी कर सकती है, ब्रेन के अंदर भी कर सकती है। तो वो जो क्लॉटिंग है वो ट्रॉप टी के साथ ही बड़ी तेजी से सर्कुलेशन ब्लड की शुरू हो जाती है और आपकी कार्डिक जो बीट है वो बढ़ जाती है, हार्ट वो बड़ी तेजी से फंक्शन करता है। और वहाँ पे जाके अगर आपके वॉल के अंदर थिकनेस हो गई है तो वो थिकनेस जो है वो बेसिक जो है आपकी हमारी डेथ का सबब बनती है जो एकोनाइट। तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ट्रॉप टी बढ़ना शुरू हो गया। अगर ट्रॉप टी बढ़ गया या टी में हमें पता चल गया कि वावुलर डिजीज है तो हम एकोनाइट कभी भी नहीं ले सकते। अगर उससे पहली स्टेज है ट्रॉप आई बढ़ा हुआ है तो ट्रॉप टी नॉर्मल है तो हम जो है ना वो एकोनाइट दे सकते हैं, जितनी मर्जी बार बार डोज भी दे सकते हैं। वो आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे हो सकता है आपको 10 डोज देनी पड़े, हो सकता है आपकी 1 डोज ही पेशेंट को। तो उसमें जो मोस्ट लाइकली पोटेंसी थी वो 30 और 200 रिसर्च में लेके आए थे। सर अगर क्रॉनिक वाल्वुलर डिजीज का कहें वो सारे मेंटल सिम्टम उसके वो इम्यूनेट किया है, वो टाइम बताया कि रेस्पिरेटरी टाइप हो है। तो सर ऐसे केसेस मैंने देखे हैं और इस तरह के जो केसेस थे वहाँ पर एकोनाइट ने जो था वो नुकसान नहीं दिया, मुझे तो कभी फ़ायदा नहीं दिया। तो जब आप इसको ये उनका कि एक साइंस है, ये साइंस है और ये साइंस जो है ये बड़ी मज़े की साइंस है। अगर हम इसको लैब के अंदर हम इसको पैथोलॉजिकली हम इसको फिजिकल लेवल पे हर तरह इसको कर दें कि ये हर डिजीज़ को हवाले से काम करती है मेडिसिन, हमारी मेडिसिन कैसे काम करती है, मोड ऑफ एक्शन दे दें। यही हम पे ब्लेम है कि आपकी दवाइयों में कोई मोड ऑफ एक्शन नहीं है। तो बेसिक हम मोड ऑफ एक्शन दे रहे हैं ना मेडिसिन पर। इसी तरह रेस्टॉक्स पे अभी काम शुरू किया हमने, तो रेस्टॉक्स का मोड ऑफ एक्शन भी इसी तरह का बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो मैंने तो बहुत सारे मेरे केसेस ऐसे भी हैं जो कार्डिक के थे और पैथोलॉजिकल चेंजिंग हो चुकी थी तो वो रेस्टॉक्स से ठीक हो गई। लेकिन हाँ उसके अंदर वो सारा जो उसका मटेरियल है, अच्छा मटेरिया मेडिका जो है वो सारी आपको बताएंगे कैसे स्टडी करना है। तो बहरहाल उसको भी हमारा जो स्टडी का हमने क्लिनिकल सिम्टम ज़रूर स्टडी करते हैं। उसका क्लिनिकल सिम्टम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका प्रूविंग का सिम्टम। तो हम प्रूविंग पे जाके अगर इसको रिसर्च को देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ से पैथोलॉजी मिल जाती है। लेकिन काम जो मोड ऑफ एक्शन है वो हमारा होम्योस्टेसिस इंडिविजुअलाइजेशन जो है, ये हमने एक लफ्ज़ जो टेक्निकल वर्ड था इसको हमने चूज किया। बेसिक इम्यूनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं, लेकिन होम्योस्टेसिस इंडिविजुअलाइजेशन जो है ये एक बड़ा वर्ड है। हमारे ऑर्गन के अंदर एक रक्त है और जो रक्त चीज रखे हुए है वो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आप हमने भी बायो में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा कि अगर हम बायो को पढ़े तो होम्योस्टेसिस के अलावा हमारे ऑर्गन के अंदर रक्त नहीं रह सकता, जिसे हम इम्यूनिटी कह सकते हैं, जिसे हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं। हमारे जो वर्ड है उनमें हम तो वाइटल फोर्स ही कहते हैं, लेकिन होम्योस्टेसिस जो है ये टेक्निकल वर्ड है कि आपके ऑर्गन के अंदर रक्त रखे हुए हैं और इस रक्त को रखने के लिए आपके अंदर एक लेयर भी रखी है। जैसे हमारे डायाफ्राम में भी एक लेयर है, तो अगर डायाफ्राम के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज में एकोनाइट बनती है। तो ये जो सीरियस मेम्ब्रेन, जिन्हें सीरियस मेम्ब्रेन कहते हैं, उन सारी मेम्ब्रेन्स पे एक्टोनाइट का ही काम है। वो आइज के अंदर भी हैं, नोज के अंदर भी हैं, गले में भी हैं और आपके पैर। अगर आप सीरियस मेम्ब्रेन को अगर हम यहाँ स्टडी शुरू कर दें तो वो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो अगर आप इसको जाके आप उसमें पढ़ेंगे, अपनी एनाटॉमी में पढ़े ज़रा, तो आपको पता चलेगा सीरियस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर एक्टोनाइट का काम। अगर सीरियस मेम्ब्रेन से आगे फंक्शनल जो चेंजिंग है, पैथोलॉजिकल चेंजिंग है,
वहाँ आ गई है, ऑर्गन के अंदर चेंजिंग आ गई है, तो फिर एकोनाइटिस का होता है। फिर हम एकोनाइट भले जितनी मर्जी दे, तो हमारा जो एकोनाइट का स्फीयर ऑफ एक्शन है वो सबसे पहला एक्शन सीरियस मेम्ब्रेन पे है और मस्कुलर टिश्यू पे, इससे ज्यादा इसका काम। ये था सर आज का चैप्टर। C5A stands for किसके लिए सी Activation of C5. कौन से आफ्टर क्या आखिरी पेज वो प्रोटीन वाले उसमें Second page. तो भैया देखते हैं क्या प्रोटीन का प्रोटीन सेकंड लास्ट में इसका नाम Third page. अच्छा C5A प्रोटीन जो है, इसका नाम ही है सर, ये जो C5A प्रोटीन है ये हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन है जिसका C5 है, C12 है, C12 है, जैसे C12 प्रोटीन्स है, ये आपके कैंसर जो कार्सिनोमा के सेल होते हैं उनमें ये C5 बढ़ जाती है, इसी तरह सॉरी C12 बढ़ती है। और C5 जो है C5A ये बढ़ती है जब आपके जो जैसे पेरिकार्डियम लेयर है, पेरिटोनियम लेयर है, मेनिंजाइटिस लेयर है, तो इन लेयर्स के अंदर जब इन लेयर्स के अंदर जो होती है वो लचक जो होती है ना इसके अंदर, जैसे हमारी कॉर्टिलेजेस है तो कॉर्टिलेजेस के अंदर भी लचक है, तो ये जो लचक होती है ये C5A की वजह से होती है। ये बेसिक एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करती है और ये जितनी भी सीरियस मेम्ब्रेन है उनके अंदर इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो मसल्स के अंदर अगर इलास्टिसिटी खत्म होनी शुरू हो जाए तो C5 जो है वहाँ पर क्या करेगी, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिक इलास्टिसिटी जो हमारे जितने सेल के अंदर है सीरियस मेम्ब्रेन और हमारे मसल्स के अंदर है वो इलास्टिसिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए ये काम करती है। अगर ये C5A जो है ये आपकी जो बढ़ना शुरू हो जाए तो एक स्टेज के बाद ये होगा कि सेल जो है उसके अंदर C5 जो है वो B स्टार्ट होती है। C5B जो है उसके अंदर जो हमारी सीरीज मेम्ब्रेन है वो बहुत हार्ड हो जाती है और पैथोलॉजिकल चेंजिंग आना शुरू होती है। जब पैथोलॉजिकल चेंजिंग आती है C5B में तो वहाँ पर जो है हमारी दवाई जो है एकोनाइट नहीं होती, हमारी दवाई चेंज हो जाती है। तो C5A जो है जो हमारी इलास्टिसिटी है जैसे जो हमारी सीरीज मेम्ब्रेन और टिश्यूज की है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये काम ठीक है सर। का काम आगे भी हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत होगा। थैंक यू सर। आज के लेक्चर में सर क्लास साहब का बहुत अहम है, सबको पता है टॉपिक तो केस टेकिंग। हम लोग कहते थे सेंसेशन की केस टेकिंग कैसे होती है, क्लासिकल की केस टेकिंग कैसे होती है। आज के बाद इंशाल्लाह कोई ये नहीं कहेगा कि सेंसेशन की केस टेकिंग कैसे होती है, क्योंकि हम शायद सेंसेशन को भी क्लासिकल में ही केस टेकिंग कर रहे होते हैं। इससे पहले दो चार बातें कर देते हैं। वकार साहब भी बैठे हुए हैं, इजाज साहब भी बैठे हुए, इरशाद साहब भी बैठे हुए, हमारी एक्सेप्टिव बॉडी है फील्डिंग की। एकेडमी का लॉ था कि जो 3 लेक्चर मिस करेगा उसके बाद सिर्फ एंट्री बंद हो जाएगी। और अब चौथा लेक्चर आज हो रहा है, नेक्स्ट इंशाल्लाह 5वां लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब न्यू एंट्री नहीं होगी, जो आज तक आ गए हैं वो कंटिन्यू करेंगे। और इसमें से भी अब नेक्स्ट जो 2 लेक्चर मिस करेंगे तो वो भी बेशक तीसरे लेक्चर में तो ना आए हमारे साथ में, क्योंकि एक मिस करने से लेक्चर से वो सारा हमारा जो तरतीब है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर समझ में भी नहीं आने वाली बात।